बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नौजवान दोस्तों, आपको पता है कि हमारा एक लर्निंग का प्रोसेस नुक्ता-ए-गाज़ से शुरू हुआ है और उसको लेके हम अपनी पहचान कैसे उसमें हमने बनाई, उसके बाद अपने रोज़मर्रा के जो हमारे मामलात थे, ज़िंदगी थे, वो उसको हमने कैसे चलाना सीखना है। ये एक ऐसी लर्निंग का प्रोसेस है जो हमने इस मोटिवेशनल ज़ोन में शुरू किया ताकि हमारी नौजवान नस्ल को इस चीज़ का पता चले, हमारे नौजवान दोस्तों को पता चले कि हम किस अंदाज से अपने आप को अपने लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाएंगे। लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाते हुए हमने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने जैसे जिक्र किया था चार्ट ऑफ अकाउंट का, एक कॉमर्स लाइन का बंदा या एक बिजनेसमैन वो किस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाए या करे और फिर उसको किस तरीके से उससे फायदा हासिल करे। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स को हमने बुनियाद बनाया क्योंकि इस इमारत की जो बुनियाद हमने रखी है उन 5 पिलर्स के ऊपर रखी है और ये 5 पिलर्स में हमारा एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी वाली कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ये हमारे वो 5 पिलर्स थे और अब हमने इनको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू किया। एसेट्स की मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से आप उस पर बात की। आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज बेसिकली क्या है? लायबिलिटीज की डिटेल में जाने से पहले आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि तमाम उन दोस्तों का फायदा हो जो इस चीज से लर्निंग हासिल करना चाहते हैं और उनके पास वो सोर्सेज मौजूद नहीं है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक पार्ट ही नहीं बने, लेकिन उनको इस चीज से फायदा हासिल हो। आज हम बात करते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी बेसिकली दो तरह की होती है, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट टर्म लोनिंग। शॉर्ट टर्म लोनिंग में आप देखें कि बहुत सारी लोनिंग्स होती हैं। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में काम कर रही होती है तो वो ना सिर्फ अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है बल्कि वो बहुत सारी अपने प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए उसको कुछ ऐसी लोनिंग की जरूरत पड़ती है मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जिसमें सबसे पहले हम बैंक्स का जिक्र कर लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एक कंपनी को अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए या मुख्तलिफ मामला को डील करने के लिए बैंक फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है। ये बैंक फाइनेंसिंग भी एक अलग से एक सब्जेक्ट है, इस पर भी हम आगे अपनी पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसमें रनिंग फाइनेंस है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में रनिंग फाइनेंस आ जाता है, बिल डिस्काउंटिंग है, चेक डिस्काउंटिंग है, टीआर रिसीवेबल्स हैं, तो उस पर भी ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में बैंक मुख्तलिफ किस्म के लोन प्रोवाइड करते हैं। इस पर हम अपनी पूरी डिटेल एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बताएंगे कि आपने किसी अदारे के लिए बैंकिंग सेक्टर में जाके कैसे लोनिंग गेन करनी है और उसमें किन किन मराहल में से उसको गुजरना पड़ेगा। लायबिलिटी में ये जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, ये हमारा जो पहला पेरेंट अकाउंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी के बाद हमारा जो दूसरा पेरेंट अकाउंट बना वो था हमारा करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी दो तरह की है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज। हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज में आगे जो हमारा थर्ड पेरेंट अकाउंट आ गया उसमें आ गई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के बाद आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप पे जाएं तो शॉर्ट करंट लायबिलिटीज के अंदर ही ट्रेड क्रेडिटर्स और इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स और हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये हमारे वो करंट लायबिलिटीज हैं जो हमने मार्केट में जो हमारी मुख्तलिफ किस्म की रकम वाजिबल अदा होती हैं। लायबिलिटी बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं सिंपल लफ्जों में तो लायबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मींस जिस तरह एसेट्स के बारे में कहा गया है कि एसेट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एसेट्स किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं जिनको हम असासा कहते हैं। सेम इसी तरीके से जो लायबिलिटीज होती हैं वो हमारी अदायगी होती हैं, हमारे जुम्मे वाजिबुल अदा जो चीजें होती हैं उनको हम लायबिलिटी कहते हैं। हमने लायबिलिटीज को कंपनी के पास एसेट्स भी चाह रहे हैं, कंपनी के पास लायबिलिटीज भी हैं। एसेट्स वो ऑर्गेनाइजेशन में गेन कर रही है और लायबिलिटीज उसके जुम्मे वाजिबुल अदा हैं। अब लायबिलिटीज में जैसे मैंने बात की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं,
ट्रेड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने परचेजिंग की होती है, हमारे अकाउंट्स पेएबल जनरेट होते हैं। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनके अकाउंट खोलते हैं, और उनसे हम जब, क्योंकि परचेजिंग दो तरह की है, परचेजिंग में हम कुछ कैश परचेज भी करते हैं, कुछ क्रेडिट परचेज भी करते हैं। और जो क्रेडिट परचेज होती है वो हमारी डायरेक्ट रिलेट होती है हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स के साथ, क्योंकि जब हम ट्रेड क्रेडिटर्स से उसमें भी काफी डिटेल्स मौजूद हैं कि जब हम एक ट्रेड क्रेडिटर किसी भी नए वेंडर के साथ, किसी ट्रेड क्रेडिटर के साथ या अकाउंट्स पेएबल के साथ, ये एक ही चीज के तीन नाम है जिसमें हम उसके साथ बैठ के जब हमारी डीलिंग होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा आता है परचेजर, उसके साथ बैठ के हम पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, वो उसका एक कंपनी में एक अकाउंट खोलने का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में से गुजर कर उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन का एक फ्लो बनता है कि वो कैसे हमने उस वेंडर को अपने उस चार्ट ऑफ अकाउंट का पार्ट बनाना है। उसमें इनको हम अगर बात करें तो इसको हम अकाउंटिंग में बीपी कोड हम कहते हैं, जिस बिजनेस पार्टनर अकाउंट, ये हमारे वो बिजनेस पार्टनर बनते हैं जिसमें हमारे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल दोनों ऐड होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल की बात ऑलरेडी हमारी हो चुकी है एसेट्स में, और ये हमारे अकाउंट्स पेएबल के अकाउंट हैं, और इनके अकाउंट्स पेएबल की बात हम कर रहे हैं आज लायबिलिटीज में, तो ये हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी का पार्ट हैं। इसी तरह वो चीजें जो एडवांसेज हैं, वो हमने मुख्तलिफ बंदों से कोई एडवांस लिया हुआ है, तो वो भी हमारी एक लायबिलिटी है। कंपनी को अगर किसी भी अपने पार्टनर से, अपने डायरेक्टर्स या किसी थर्ड पर्सन से कुछ एडवांस या अपने वेंडर से कोई एडवांस ले लिया, तो वो हमारे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में आ जाते हैं। इसी तरह हमारी टैक्स लायबिलिटीज हैं, टैक्स लायबिलिटीज में विद होल्डिंग टैक्स है, वो हम उसको विद होल्डिंग टैक्स की हमारी लायबिलिटी जनरेट होती है मंथ एंड पे, और उसको उस लायबिलिटी को वो हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा होते हैं जो हमने गवर्नमेंट को पैसे देने होते हैं। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम हर तरह का टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी हमारे मामला आते हैं जिंदगी, एक अकाउंटेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है, वो काम करते हुए वो टैक्सेशन के मैटर को कैसे डील करे। इसमें भी होल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, काफी सारे टैक्सेशन के मामला आते हैं इस पे हमें पूरा एक बात करेंगे कि टैक्सेशन के मामला को हमने कैसे डील करना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर दूसरा जो हमारा पेरेंट फर्स्ट फेज से लेके अब हम तीसरे फेज में आ गए हैं, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज के अंदर आगे हमारे पास है ट्रेड क्रेडिटर्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, अक्रूड लायबिलिटीज। अक्रूड लायबिलिटीज वो होती हैं जो कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मंथ एंड पे कुछ, जब उसने अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो उस कंपनी ने अक्रू करने होते हैं। इसमें मिसाल के तौर पे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, या जितने हमारे और भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, या हमारी सैलरीज हैं। अब सैलरी फॉर एग्जांपल एक महीने की सैलरी एक वर्कर ने काम किया यकम से लेकर 30 तक, अब उसका एक्सपेंस तो पेएबल हो गया कंपनी के जिम्मे। अब कंपनी क्या करती है, उस अकाउंटेंट ने क्या करना है कि वो उस अक्रू लायबिलिटी में जो उसने अक्रूड करना है उसका एक्सपेंस बुक कर लेना है, और उसका जो खर्चा है वो हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा हो चुका है, उसको उसने कंपनी के उस अक्रूवल अकाउंट का पार्ट बना देना है। तो ये हमारी अक्रूवल लायबिलिटीज, इस तरह के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारी अक्रूवल लायबिलिटीज का पार्ट बनेंगे। अक्रूवल लायबिलिटीज ये हमारा थर्ड फॉर्म में हमारी ये हमारे थर्ड पैटर्न में ये आ गया। उसके बाद हमारे इसके अंदर मुख्तलिफ चाइल्ड अकाउंट हम खोलते हैं, जो मैंने बात की थी एसेट्स के हवाले से कि हमारा जितने भी हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में, चाहे वो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, इक्विटी अकाउंट है या रेवेन्यू अकाउंट है, उसमें हमने चाइल्ड अकाउंट से लेके पेरेंट अकाउंट तक बेसिकली पहुंचना है, ताकि उसको पता चले जो दरमियान की पूरी हायरार्की है उसमें उसने उन चीजों को, उन अकाउंट्स को कैसे डेवलप करना है। पेरेंट अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग जब तक एक अकाउंटेंट को नहीं होगी, उस वक्त तक चाइल्ड अकाउंट तक अपनी डाटा एंट्री के काम को मुकम्मल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये समझना जरूरी है कि मैं जिस अकाउंट के अंदर डाटा एंट्री कर रहा हूँ, जिस चाइल्ड अकाउंट के अंदर एंट्री डाल रहा हूँ, वो एंट्री डेफिनेटली उस अकाउंट का हिस्सा बन रही है, जो उसका पेरेंट अकाउंट है, जो उसका मेन अकाउंट है, जो बैलेंस शीट का पार्ट बन रहा है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा है, या जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बन रहा है, वो उसका हिस्सा बन रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमारे वाजिबुल अदा, वो भी हमारी लायबिलिटीज हैं, हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा हैं, लेकिन उनका टेन्योर
थोड़ा ज्यादा होता है करंट लाइबिलिटीज की निस्बत। फॉर एग्जांपल नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाती हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन। हमारे जितने भी लोन हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, डिमांड फाइनेंसिंग है, ये कम से कम हमारे को 5 साल, 10 साल या 7 साल मुख्तलिफ टेन्योर हैं लोनों के, जो हमने सालों में जाके उनको पे करना है। तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनता है हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंस या डिमांड फाइनेंस। उसके बाद आ जाता है हमारी लाइबिलिटी अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस और हमारी डेफर्ड लाइबिलिटी। ये हमारी 3 नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। और इनमें ये करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पहले पेरेंट अकाउंट से लेके चाइल्ड अकाउंट तक ये मूव करती हैं। चाइल्ड अकाउंट की मैं बार बार ये बात करता हूं कि चाइल्ड अकाउंट हमारा वो अकाउंट है जिसमें एक अकाउंटेंट ने डाटा एंट्री करनी है, जिसमें उसने डेबिट क्रेडिट करनी है। किसी अकाउंट को डेबिट करना है, किसी को क्रेडिट करना है। वो डेबिट क्रेडिट उसकी पूरा महीना चलती है। वो फिर जितनी भी उसकी फाइनेंशियल समरीज हैं, वो ट्रांजैक्शन, जिस तरह मैंने कल इसकी मूवमेंट बताई कि हमारी ट्रांजैक्शन से डाटा लेजर में गया, लेजर से डाटा ट्रायल बैलेंस में गया, ट्रायल बैलेंस से डाटा आगे फिर फाइनेंशियल समरीज में जाके समराइज हो गया। तो ये डाटे की जो मूवमेंट है वो पीछे पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर निहित है। चार्ट ऑफ अकाउंट की लर्निंग के लिए उस अकाउंटेंट को ये समझना जरूरी है कि वो चार्ट ऑफ अकाउंट की हायरार्की को अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रेडिंग है, उसने उसको इस तरीके से ड्रा करना है। वो ड्रा कर लेगा, उसको फिर अपनी अकाउंटेंसी का जो भी फॉर्मेट, जो उसमें जो भी उसकी हायरार्की चाह रही है, वो उसमें अपनी पूरी डाटा एंट्री जब करेगा तो उसको प्रॉपर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारे रिजल्ट्स उसको इसलिए मिलेंगे क्योंकि उसने प्रॉपर उस पे काम कर लिया है। तो ये आज हमारी लायबिलिटीज पे बात हुई है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी आने वाली आगे फर्दर वीडियोस में, जिसमें हम रेवेन्यू पे, इक्विटी पे और एक्सपेंसेस पे बात करेंगे, उसमें हम बताएंगे। और ये हमारा 5 पिलर्स का जो एक चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर है, जो पूरी अकाउंटेंसी की जो बिल्डिंग है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, इन 5 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। और इन 5 पिलर्स पे ही उसने अपनी पूरी चीजों को मैनेज करना है। और उस बिजनेस को, उस ओनर ने इसको अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना है। बहुत शुक्रिया।